हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और न्यू इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ जो कि कॉस्ट्यूम ड्रामा है। एंशिएंट एरा की दो सिटीज जिनकी सालों साल तो आपस में दुश्मनी रही, पर गलती से हमारे छोटे मियाँ ली जुआन मिंग अपने दुश्मन की बेटी यी जुनेन से प्यार कर बैठे। अब देखा जाएगा कि जीत प्यार की होती है या फिर दुश्मनी की। तो चलो फिर हमारे फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करें। मुगजी सिटी का लॉर्ड यी टोंग, जिसकी 40 साल तक तो कोई औलाद नहीं थी और अब फाइनली उसके घर भी बेबी आने वाला है, क्योंकि ये बेबी उसके पूरे सल्तनत का वारिस होगा, इसलिए वो चाहता है कि ये बेबी हर हाल में एक लड़का ही हो। दूसरी तरफ उसकी वाइफ डिलीवरी के टाइम पर काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी और ऐसा लगता है कि माँ और बच्चा दोनों ही नहीं बच पाएंगे। इस वक्त तो महल पर गम का साया मंडला रहा था, लेकिन यी टोंग को पूरी की पूरी उम्मीद थी कि उसकी वाइफ और उसका बच्चा दोनों ही बच जाएंगे। तभी सिस्टर सोए ने आकर बताया कि मैडम बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, मुझे तो नहीं लगता कि वो बच पाएंगी, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस पर लॉर्ड यी टैंग को एक आइडिया आया कि ड्रम की बीट से हमेशा मेरी वाइफ एक्टिव हो जाती है, तो शायद ये वाला आइडिया काम कर जाए। ऑर्डर कर दिया कि मुगजी सिटी में इस वक्त सिर्फ ड्रम की आवाज ही गूंजनी चाहिए। उसके सिपाही ने उसका ये ऑर्डर सब तक पहुंचा दिया और थोड़ी ही देर में पूरी मुगजी सिटी ड्रम की आवाज से गूंजने लगी। दूसरी तरफ हमें यू सिटी का सीन दिखाया गया, जो कि मुगजी सिटी के सालों साल के दुश्मन थे। सिपाही ने आकर रिपोर्ट किया कि पूरी मुगजी सिटी में ड्रम की आवाजें गूंज रही है और ऐसा लगता है कि वो लोग हम पर अटैक करने वाले हैं। ये बात सुनकर तो यहाँ के लॉर्ड भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए कि उनकी ये हिम्मत कि हम पर रात के अंधेरे में हमला करे, अपनी पूरी की पूरी फौज तैयार कर दो, हम भी इस अटैक में उन लोगों को सरप्राइज देकर उनका पूरा मुकाबला करेंगे। जबकि यहाँ अभी भी मुसीबत टली नहीं और स्टील ड्रम की आवाजें बजती रही। इसी दौरान क्वीन की मौत हो जाती है, जबकि उसका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ गया। सिस्टर सोए ने बाहर आकर ये बात लॉर्ड को बताई, लेकिन उसके लिए ज्यादा दुख की बात ये थी कि ये बेबी लड़का नहीं बल्कि लड़की है। वो किसी हाल में भी अपनी सल्तनत का राजा किसी और को नहीं देखना चाहता, इसलिए ऑर्डर कर दिया कि किसी को भी इस बारे में पता ना चले कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है। हम इसे हर हाल में लड़का ही बना कर रखेंगे, जो कि फ्यूचर में मेरी सल्तनत का राजा बनेगा। वही यू सिटी के लोगों ने यहाँ पर आकर खून खराबा शुरू कर दिया था और इसके बाद तो उन दोनों की दुश्मनी और भी ज्यादा गहरी हो गई। इसके बाद हमें 7 साल के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ यू सिटी के लॉर्ड को हार्ट अटैक हो गया, पर जाते जाते उसने अपने बेटे से वादा ले लिया कि तुम मुगजी सिटी को कभी भी चैन से रहने नहीं दोगे। और जब ली जुआन मिंग के सामने ही उसके फादर की डेथ हो गई, अब तो उसने खुद से भी वादा कर लिया कि मैं कभी भी उनको नहीं छोड़ूंगा। इधर लॉर्ड यी टैंग भी अपनी बेटी यी जुनेन को समझा रहा था कि तुम एक लड़का ही बनकर रहोगी, इसलिए सारे वो काम करो जो सिर्फ लड़के करते हैं। जिस पर वो बोली कि बाबा हुजूर, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मैं लड़कों की तरह खड़े होकर पी कैसे करूंगी। वैसे सोचने वाली बात तो है, पर लॉर्ड कहने लगा कि तुम्हें पी करते हुए किसी ने देखना थोड़ी है, इसलिए खड़े होकर ही कर लेना। इसके बाद तो जुनेन को लड़का ही बनकर रहना पड़ा और उसका डैड उसे इतनी सख्त ट्रेनिंग देता है कि वो लड़कों के साथ भी मुकाबला कर सके। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और जुनैन के दिलो दिमाग में भी ये बात बैठ गई कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है, जो कि फ्यूचर का राजा बनेगा। इसी के साथ हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया गया, जब जुनैन अपने फादर की जगह लेकर इस पूरी मुगजी सिटी का राजा बनती है। कोई भी ये बात नहीं जानता कि वो एक लड़की है, सिवाय लॉर्ड और सिस्टर सोए के। हुकूमत में आती ही उसने मेल और फीमेल के राइट्स इक्वल कर दिए, यानी कि जो ओहदा एक मेल का हो सकता है वो एक फीमेल का भी हो सकेगा। अब वो खुद एक लड़की थी, इसलिए चाहती है कि उसकी सल्तनत में सभी लड़कियों को उसके राइट्स दिए जाए। नेक्स्ट सीन में हमें ली जुआन को दिखाया गया, जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही है और वो ये कि मुगजी सिटी के लॉर्ड को जान से मार डाल देना। यहाँ वो अपने एक सिपाही को सजा देकर उसकी जान लेने वाला था और उसकी गलती ये थी कि उसने एक लड़की के साथ बदतमीजी की। वहाँ खड़े सभी लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे एक और चांस दे दो, पर वो किसी की भी नहीं सुनने वाला। तभी उसके पर्सनल असिस्टेंट ने आकर रिपोर्ट किया कि मुगजी सिटी का लॉर्ड यी टैंग मर गया है और उसके बेटे ने उसकी जगह संभाल ली, यानी कि अब इसका निशाना यी जुनेन बनने वाली है, जो कि इसे ज्यादा मुश्किल काम नहीं लगता। इसके बाद मुगजी सिटी में अदालत लगी हुई थी, जिसमें एक केस पेश किया गया और वो केस ये था कि मर्द घर बैठकर घर संभालते हैं और औरतें बाहर जाकर बिजनेस कर रही है। ये तो हमारे वर्चुअल एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो बहुत बड़ा डिजास्टर पैदा हो जाएगा, इसलिए आपको आपका दिया हुआ फैसला वापस लेना चाहिए। इस पर तो यी जुनेन ने उसे एक जूता रखकर मारा, क्या अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा काम है जो औरतें नहीं कर सकती और मर्द कर सकता है, जरा बताओ तो मुझे। यहाँ का गवर्नर बोल पड़ा कि क्या औरतें दुश्मनों के सामने जाकर उनसे फाइट कर सकती है। इस पर जुनैन ने उसे कुछ एग्जाम्पल्स दी जहाँ औरतों ने जंग जीतकर अपनी सल्तनत को बचा लिया था। कहने लगी कि अगर वो औरतें अपनी सल्तनत को बचा सकती है तो फिर यहाँ की औरतें क्यों नहीं। अगर तुम लोगों का और कोई मसला नहीं तो यह अदालत यहाँ पर खत्म हुई। गवर्नर फिर से बोला कि सिस्टर क्यू के साथ आपकी शादी को कई महीने
हो गए, लेकिन फिर भी आप अपनी शादी को कंप्लीट करने से डरते क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बारे में जो रूमर्स फैले हुए हैं वो सच हो? जुनैन बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जेंडर पर सवाल उठाने की? शादी कंप्लीट करना या ना करना मेरा पर्सनल मैटर है, जिसे मैं अदालत में नहीं उछालना चाहता। इधर मिस क्यून जो कि अपने हस्बैंड का दिल जीतने के लिए डिफरेंट तरीके आजमाती है। दूसरी तरफ जुनैन को वहाँ से आते हुए पीरियड्स हो जाते हैं, पर ये उसके लिए इतना बड़ा मसला नहीं था जितना कि मिस क्यून कहने लगी ये पिताजी भी ना, उन्हें क्या जरूरत थी मेरी शादी करवाने की, ये जानते हुए भी कि मैं एक लड़की हूँ। ऊपर से उसका ये अजीब भाई जनरल जिनफू ये भी मेरे पीछे पड़ गया है, आखिर मैं कब तक खुद को बचाऊंगी? पर तभी उसे एक आइडिया आया और सिस्टर सोए से कहने लगी कि मैं हंटिंग करने के लिए जाऊंगी, तुम मेरे पीछे असैसिनेट्स भेज देना जो कि मुझ पर झूठो मूठो का हमला कर दे। इस तरह मुझे कुछ और वक्त मिल जाएगा कि उसे दूर रहने का, अब और हो भी क्या सकता है। इसके बाद जब वो अपने रूम में आती है पैड लेने के लिए, तो वहाँ मिस क्यून पहले से ही उसके इंतजार में बैठी हुई थी। ये भी उसको यहाँ अचानक से देखकर हैरान हो गई, कहने लगी कि तुम यहाँ, ये पैड ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर करवाया था, तुम इसे रखो, मुझे कुछ जरूरी काम है, हम बाद में मिलेंगे। पर इतनी आसानी से क्यों उसको जाने देने वाली कहाँ थी? कहने लगी हम दोनों ऑफिशियली एक कपल है, तो हम अपनी शादी को कंप्लीट क्यों नहीं कर सकते? आज मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगी और बेचारी जुनैन ने उसको वापस पहना दिए, कहने लगी फौरन से वापस पहनो वरना तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। ऐसा लगता नहीं कि आज आसानी से वो अपनी जान छुड़ा पाएगी, या तो आर या फिर पार होगा। खुद को उससे बचाने के चक्कर में क्या उसके ऊपर गिर जाती है और तभी उसके हाथ पर ब्लड लग गया, जिस पर जुनैन ने बहाना कर दिया कि मुझे चोट लग गई थी। और वो तो अभी भी बाज नहीं आई, जुनैन को किस करने ही लगी थी कि उसने इसको थप्पड़ मार दिया और फिर बात को टालने के लिए कहने लगी कि मैं हंटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में ली जुआन को दिखाया गया जो कि अपने असिस्टेंट फनिये के साथ टाइम पास करने के लिए बाहर आया हुआ था। उसे बताता है कि मुझसे वेट नहीं हो रहा कि मैं कब जुनैन को अपने हाथों से खत्म करूंगा, जिस पर वो इसे सब्र करने के लिए कह रहा था कि वो एक पूरी सिटी का राजा है, तो इतना आसान भी नहीं उसको खत्म करना, इसलिए हमें अक्लमंदी से काम लेना होगा। वो भी ये सब कुछ बता ही रहा था कि जुआन उसकी सुने बगैर वहाँ से चला गया। यहाँ ये जुनैन क्यों को अपने साथ लेकर और बाकी सबके साथ हंटिंग पर निकल आई थी ताकि वो अपने प्लान को फॉलो कर सके, जबकि जिनफू से उसका राजा होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। उसने भी अपने पार्टनर के साथ मिलकर जुनैन के पीछे असैसिनेट्स भिजवा दिए थे ताकि उसको मारने के बाद वो यहाँ का राजा बन सके। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो ली जुआन को भी मार देना चाहता है ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। वहाँ जुनैन सबकी नजरों से बचते बचाते हुए आगे चली गई ताकि असैसिनेट उस पर अटैक कर सके और वो सबके सामने जख्मी होने का नाटक करे, लेकिन तभी उसका हॉर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और एंड टाइम पर ली जुआन ने आकर उसे बचा लिया। जुनैन को तो लगा कि शायद यही वो लड़का है जिसे सिस्टर सोए ने मुझे मारने के लिए भेजा है, और ली जुआन सोच रहा था कि ये लड़का मुझे इतना गौर गौर से क्यों देख रहा है, क्या मैं इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ कि लड़की भी मुझे देखकर जेलस होने लगे। खैर इसके बाद जुनैन उसे अपना पाँव दिखाकर यहाँ पर कट करने के लिए कहती है और वो बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक तो मैंने तुम्हें बचा लिया, ऊपर से मेरा थैंक यू करने के बजाय तुम इतनी अजीब हरकतें कर रहे हो। उन दोनों की ये तू मैं जारी ही थी कि पीछे से किसी ने तीर मार दिया, जिसको दोनों ने ही अच्छे से मैनेज कर लिया। ली जुआन सोच रहा था कि शायद इसको जुनैन ने भेजा है मुझे मारने के लिए, जबकि जुनैन सोचती है कि शायद ये वही असैसिनेट है जिसको सिस्टर सोए ने मेरे लिए अरेंज किया। असैसिनेट जुनैन को देखकर उस पर हमला करने ही वाला था कि लू जुआन आगे आ जाता है उसको बचाने के लिए और दोनों के बीच में ही एक जबरदस्त सी फाइट स्टार्ट हो गई। ये देखकर जुनैन को लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये दो असैसिनेट कहाँ से आ गए। खैर उसे लगा कि क्या पता सिस्टर सोए ने दो असैसिनेट अरेंज कर दिए हो। कहने लगी कि आपस में फाइट करना छोड़ दो और आकर मुझ पर अटैक करो। ली जुआन को तो उसकी ये हरकतें देखकर बहुत ही बेशर्म लड़का लगा, लेकिन इसके साथ फाइट करने में मसरूफ रहा। तभी वो पहाड़ी से गिरने ही वाला था कि जुनैन ने उसका हाथ पकड़कर बचा लिया, उसे उसका बदला लुटाने के लिए। लेकिन आखिर वो एक लड़की है, कितनी ही देर तक उसका हाथ पकड़कर रख सकती थी। ऊपर से असैसिनेट भी पहुंच आया उसको मारने के लिए। उसको बचाते बचाते जुनैन खुद भी उसी के साथ नीचे गिर गई। नेक्स्ट सीन में जिनफू का मेंशन दिखाया गया, जिसे ये पता लगने के बाद कि जुनैन मिसिंग है अपने पार्टनर पर चिल्लाते हुए कहने लगा कि ये बात किसी को भी पता लगनी नहीं चाहिए। सबके बीच में ये बात फैला दो कि लॉर्ड जुनैन की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो अपने मेंशन में आराम कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ ये दोनों सही सलामत दरख्त पर लटके हुए थे। जुनैन कहती है कि प्लीज कहीं भी पकड़ लो, लेकिन मेरी पैंट मत पकड़ो वरना मैं भी तुम्हारे साथ नीचे गिर जाऊंगा। और वो बोला कि अगर मैं तुम्हारी पैंट ना पकड़ूं तो क्या पकड़ूं, फिर सब्र करो जरा मुझे ऊपर आने दो। ऊपर आने के चक्कर में उसका हाथ जुनैन के चेस्ट पर लग गया, जो कि उसे काफी गर्लिश लगा। इसके बाद तो जुनैन ने भी उसको थप्पड़ मार दिया और इसी के साथ दोनों नीचे गिर गए। जुनैन के सर पर चोट लगने की वजह से
वो बेहोश हो जाती है और ली जुआन उसको देखकर सोच रहा था तो ये एक लड़की है इसीलिए तो इतना अजीब बिहेव कर रही थी। इसके बाद वो जुनन को अपने साथ लेकर जाता है और डॉक्टर को बताया कि इस लड़की को मुझे बचाते बचाते चोट लगी इसलिए इसकी जान बचाना बहुत जरूरी है। यहाँ हमें 3 सिपाही दिखाए गए जो पिछले 5 साल से यू सिटी में रह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ली जुआन को मारने के लिए। पर अफसोस की बात तो ये है कि पिछले 5 साल में एक बार भी अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके। नेक्स्ट सीन में मिस क्यो को दिखाया गया जो कि जुनन के बारे में जानने के बाद उसे ढूंढने के लिए निकली थी, पर यहाँ उसे यू सिटी के सिपाहियों ने पकड़ लिया। एक तो इन लोगों ने बाउंड्रीज पार की, ऊपर से जब उन लोगों को ये पता चला कि ये सभी लोग मुगजी सिटी से है तो इनको अपने साथ कैद करके ले गए। इसके बाद हमें दिखाया गया कि वो 3 फनी से किलर्स जो कि ली जुआन को मारना चाहते हैं आखिरकार उसके कमरे तक पहुँच जाए। बेड पर लेटे हुए जिसे वो लोग ली जुआन समझ रहे थे वो ली जुआन नहीं बल्कि जुनन थी, पर ये लोग तो बिना कंफर्म किए उसे मारने लगते हैं। और गाइस इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक नए कैरेक्टर मिस किंग यान को दिखाया गया जो कि ली जुआन पर अपने दौरे डालना चाहती है, पर अफसोस वो इसे भाव नहीं दे रहा। अपनी मॉम से बातें करते हुए कहती है कि लॉर्ड ये जुआन उस लड़की को अपने बेडरूम तक कैसे ले आया? तुम तो उसकी वेट नर्स हो ना, उसे अपने हाथों में पाला पोसा, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हो? उसकी मॉम सोचती है कि वॉशरूम में भी मुझे सुकून का सांस लेने नहीं दे रही। हाँ ली जुआन तुम्हारा ही है। तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने तुम्हें कितने मुश्किल से पाला पोसा, कभी तो खुद पर भी जिम्मेदारी ले लिया करो। अगर तुम उसे नहीं पटाओगी तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? वैसे इसमें इसका कोई कसूर नहीं था, इसने तो अपनी तरफ से काफी कोशिश की पर ली जुआन पर कोई असर नहीं हुआ। खैर अब बहुत हो चुका, इसने भी डिसाइड कर लिया कि उस लड़की को तो मैं मार मार कर उसके रूम से बाहर निकालूंगी, बस देखती ही जाओ। दूसरी तरफ वो तीनों किलर्स अभी तक जुनन को मार ही देते, पर किंग यान ली जुआन को आवाजें लगाते हुए अंदर इंटर होने लगी। उसकी आवाज सुनते ही ये तीनों अलमारी में छुपने लग गए और एक को तो धक्का देकर कहीं और छुपने के लिए कहा। इसके बाद किंग यान रूम में इंटर होती है और जुनन को वहाँ पर लेटे हुए देखकर बातें सुनाने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ली जुआन को पटाओ। अपनी शक्ल तो देखो, मुझसे ज्यादा प्यारी तो तुम कभी भी नहीं हो सकती। क्यों ना मैं तुम्हारे फेस पर निशान बना दूं, फिर देखती हूँ ना तुम कैसे पटाती हो मेरे ली जुआन को। अंदर ही छुपे किलर्स भी जान गए कि ये तो ली जुआन नहीं था, अच्छा ही हुआ कि हमने इसको नहीं मारा। अब इससे पहले कि किंग यान उसके फेस पर निशान बनाती, उसने बाहर से आते हुए ली जुआन की आवाजें सुन ली और वो भी फौरन से अलमारी की तरफ जाकर छुपने लगी। थोड़ी ही देर में उसकी नजर यहाँ छुपे हुए किलर्स पर पड़ी और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती इसमें से एक उसे किस कर देता है। इधर ली जुआन जुनन से कह रहा था कि तुमने मेरी जान बचाई तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि इसके लिए तुम्हें रिवार्ड दूं। आई होप कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तभी उस अलमारी में से कुछ आवाजें आने लगी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस किलर ने किंग यान को मारकर बेहोश कर दिया। ली जुआन भी अलमारी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसका तीसरा साथी यहाँ बिल्ली की आवाजें निकालने लगा जिस पर उसका ध्यान अलमारी से हट गया। इसके बाद फनी ने आकर बताया कि लॉर्ड ये जुआन आपके लिए बात लेने का पानी रेडी कर दिया है। एक बार फिर से ये तीनों ली जुआन को नहीं मार सके जिसका इन्हें काफी अफसोस हो रहा था। वैसे इस बार क्या हर बार ही नहीं मार सकते। तभी जुनन ने उठकर पीछे से आवाज दिया, तुम तीनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जानती तो वो ये भी नहीं कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आई, क्योंकि सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मेमोरी जा चुकी थी। इसमें से एक किलर तो इसे अभी के अभी खत्म करने ही वाला था कि उसने इसका हाथ पकड़ लिया और दूसरा फौरन से कहने लगा कि तुम हमारी छोटी बहन सनमई हो ना? तुम्हें याद नहीं कि हम यहाँ लॉर्ड ये जुआन को मारने के लिए आए थे, क्योंकि उसने हमारी सारी फैमिली को कत्ल करवा दिया। सिर्फ हम 4 ही रह गए हैं। हमने ही तुम्हें उसको मारने के लिए भेजा था, पर तुम्हें चोट लग गई और इसी वजह से तुम्हें कुछ याद भी नहीं आ रहा। ये देखो इसको, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और ये हमारे डैड है। दूसरी तरफ ली जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था जुनन पर कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे मारने के लिए किलर भेजा। मुझसे इंतजार नहीं होता कि वो दिन कब आएगा जब मैं उसको अपने हाथों से मारूंगा। उस लड़की का कुछ पता चला जिसने मेरी जान बचाई? इस पर फनी कहने लगा कि नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो भी उन्हीं लड़कियों में से एक हो जो तुम्हें पटाना चाहती है, वरना तो खुद ही सोच ले भला वो आपकी जान बचाने के लिए अपने आप को खतरे में क्यों डालती। इधर इन तीनों ने जुनन को अच्छा खासा इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया था कि तुमने
बाय मिस्टेक लॉर्ड की हेल्प कर दी है तो इसलिए तुम उसकी नजर में अच्छी बन गई, इसीलिए इस मौके का फायदा उठाकर उसको खत्म कर दो ताकि हम अपने प्यारों की जान का बदला ले सके। उसे और तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ ये सब कुछ हो क्या रहा है, पर वो किलर जो इसका डैड बन गया था उसके कांपते हुए हाथ देखकर इसे अपने पिताजी की याद आई। इसके बाद तो उसने इसको रोते हुए हग ही कर दिया क्योंकि उसको यही लगा कि ये मेरा असली पिताजी है। नेक्स्ट सीन में ये तीनों वहाँ से बाहर आ गए और पहले की तरह बिल्कुल ही आम सिपाही बन गए ताकि कोई भी उनको ना पहचान सके। दिल ही दिल में उन लोगों को इस बात का डर भी लग रहा था कि कहीं उस लड़की की याददाश्त वापस ना आ जाए और वो हमें धोखा ही ना दे दे। यहाँ जूनन खंजर को देखकर सोच ही रही थी कि वहाँ ली जुआन आ जाता है, जिसे देखकर फौरन से इसने अपना खंजर छुपा लिया। ली जुआन उससे पूछने लगा कि आखिर तुम हो कौन और वहाँ कर क्या रही थी, तुम्हें कुछ न कुछ तो पता होगा। तभी सिपाही ने आकर रिपोर्ट किया कि हमारे एरिया से मुगजी सिटी के कुछ लोग पकड़े गए हैं, जिस पर ली जुआन बोला कि उनको कैदी बनाकर रख लो। उसके जाते ही यहाँ जूनन इसको खंजर मारकर अपना बदला लेने ही वाली थी कि वहाँ एंट्री होती है किंग यान की। कहने लगी कि लॉर्ड मैंने यहाँ पर कुछ किलर्स देखे। अब किलर शिलर तो वहाँ पर थे नहीं, इसलिए ली जुआन उससे ही पूछने लगा कि पहले तो तुम बताओ ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोली मैम मैं यहाँ से गुजर ही रही थी। ली जुआन फौरन से बोला कि क्या मतलब, तुम यहाँ से गुजर रही थी और आकर मेरी अलमारी में चुप गई, ये कैसा इत्तेफाक हुआ। फिलहाल तो किंग यान को यहाँ से जान बचाकर निकलना ही था, इसलिए काम का बहाना करके फौरन वहाँ से भाग गई। इधर जूनन उसको मारने की एक बार फिर से कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी उसकी कोशिश नाकाम हो गई। फिर इन दोनों को ऐसे बाहों में बाहर डाले हुए फनी ने देख लिया और उसको देखते ही फौरन से ली जुआन ने इसको धक्का देकर साइड पर कर दिया। कहने लगा फौरन से वापस आओ और बताओ तुम मुझे क्या कहना चाह रहे थे, जिस पर फनी ने उसे एक सीक्रेट मैसेज दिखाया जो कि मुगजी सिटी से ही आया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि लॉर्ड जूनन की तबीयत खराब है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए कोर्ट में नहीं आ सकेगा। ली जुआन बोला कि देर से या फिर जल्दी ये जुनैन को तो मेरे हाथों ही मरना होगा। खैर तुम किसी से कहकर स्टडी रूम को साफ करवा दो क्योंकि मैं आज रात के लिए वही सोऊंगा और ये लड़की इंजर्ड है, इसलिए इसे मेरे रूम में ही आराम करने दो। फनी के जाने के बाद ली जुआन उस लड़की से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो सोचने के बाद बोली कि मेरा नाम सनमई है और ये कहने लगा कि यकीनन तुम्हारी हरकतों की तरह तुम्हारा नाम भी अजीब है। नेक्स्ट सीन में उसी किलर जॉन को दिखाया गया जो यहाँ पर तलाश करने के लिए आया है कि लॉर्ड जूनन जिंदा बच गया है या फिर मारा गया। इसके बाद किंग यान की मॉम को दिखाया गया जो उन सब पर भड़क रही थी कि तुम लोग एक लड़की को रूम से बाहर नहीं निकाल सके, क्या तुम लोगों में सिर्फ इतनी ही हिम्मत थी, गए तो ऐसे थे जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा तीर मारने वाले हो। वॉशरूम से निकलते हुए किंग यान भी कहने लगी कि माँ जी तुम फिक्र ही नहीं करो, अगर उस लड़की ने ली जुआन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इसका मतलब कि वो अपनी मौत को खुद ही दावत देगी। आफ्टर दैट वो चारों मिलकर जाती है जूनन को सबक सिखाने के लिए, जबकि वो तो यहाँ ऐसे लेटी हुई थी जैसे उसका अपना कमरा हो। वो तो इसे एक आम सी लड़की ही समझ रहे थे, पर इससे पंगा लेने के बाद पता चला कि ये तो आइटम नंबर 1 है। और क्यों ना होती, आखिर इसके डैड ने इसको इतना ज्यादा ट्रेन कर दिया था कि वो लड़कों से भी मुकाबला कर सके। फिर जब लड़ाई में इससे जीतने का कोई चांस नजर नहीं आया तो आराम से ही पूछने लगे कि सच सच बताओ कल रात तुम्हारे और ली जुआन के बीच में क्या हुआ। वैसे हुआ तो कुछ भी नहीं था, पर जूनन मजे लेने के लिए कहने लगी कि कल रात तो तुम्हारे लॉर्ड ने मुझे बेड पर लिटा दिया और इवन कि मेरी शर्ट भी खुद उतारी। वो कह रहा था कि मैं इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हूँ, मैंने तो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, पर पता है क्या, मैं ही अपने आप को नहीं बचा सकी। किंग यान रोते हुए कहने लगी क्या तुम अपने आप को बचाने में फेल हो गई, तुम्हें अपने आप को बचाना चाहिए था, अब मेरा क्या होगा, तुमने मेरे ली जुआन को छीन लिया, मैं अभी के अभी जाकर अपने आप को खत्म कर दूंगी। जूनन भी नाटक करते हुए कहने लगी कि हाँ मैं अपने आप को क्यों नहीं बचा सकी, मुझे भी मर ही जाना चाहिए। खैर इन लोगों को तो गलत फहमी में डालकर इसे काफी मजा आया। फिर उनके जाने के बाद यहाँ फनी की एंट्री हुई, जिसने आकर बताया कि तुम्हें लॉर्ड ली जुआन ने अपने पास बुलाया है, ये जानने के लिए कि वो मुझसे क्या चाहता है, उससे मिलने के लिए चली गई। ली जुआन बात ले रहा था और इसे देखने के बाद कहने लगा कि मैं कल रात सोया नहीं, पूरी रात जागकर सोचता रहा कि तुम्हें क्या रिवार्ड देना चाहिए, तो आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम मेरे साथ रहना और बात लेते हुए मेरा बैक रब करना। जूनन बोली क्या यह है तुम्हारा रिवार्ड, जिस पर वो कहने लगा कि क्या तुम्हें इससे ज्यादा चाहिए, मैं जानता हूँ कि तुम दिल ही दिल में इस पर भी खुश होगी। अब वहाँ खड़ी मुझे देख क्या रही हो, जल्दी से आकर मेरा बैक रब करो। जूनन को भी उसकी बात मानने की एक्टिंग करनी पड़ी। इसके बाद उसका बैक रब करते हुए ली जुआन उसे काफी सता रहा था, कभी एक साइड रब करने के लिए कहता है तो कभी दूसरा, और कभी तो कहने लगा कि क्या तुम्हारे हाथों में जान नहीं, जरा जोर से करो। इसी दौरान जूनन को भी अपने नकली भाइयों की हुई बात याद आई और वो सोचने लगी कि क्यों ना इसको यहीं पर खत्म करके अपना बदला ले लूं। फिर वो ऐसा करने ही लगी थी कि ली जुआन
उसका हाथ पकड़कर टब में गिरा देता है, कहने लगा कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो। इसी दौरान जुनियन का लॉकेट जो कि उसे उसके डैड ने दिया था वो भी पानी में गिर गया। लेकिन जिस तरह वो पानी में डूबने का नाटक कर रही थी, ली जुआन उसका हाथ पकड़कर उसे उठा देता है। कुछ तो जुनियन की बदतमीजियां भी बढ़ती जा रही थी और वो भी कहने लगा कि मैं तुम जैसी लड़कियों को चांस नहीं दे सकता अपने पास आने का। जिस पर ये कहने लगी कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम पूरी दुनिया के हैंडसम इंसान हो जिससे हर लड़की फ्लर्ट करना चाहती है। अगर तुम इस दुनिया के आखिरी मर्द भी हुए तो मैं तब भी तुम पर नहीं थूकना चाहूंगी और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने वाली थी। वेल, गुस्से में उसने कुछ ज्यादा ही बातें कर दी थी और ली जुआन कहने लगा कि बदतमीज गुस्ताख, तुम्हारी इतनी हिम्मत। फनी को ऑर्डर दे दिया कि फौरन से इसको शेनहोंग डिपार्टमेंट में ले जाओ, आज के बाद इसकी हैसियत एक गुलाम से बढ़कर और कुछ नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में किंग यान और उसकी माँ क्वीन के पास आई होती है, बताती है कि उस बदतमीज लड़की को सजा मिलनी चाहिए, उसने जो कुछ हमारे साथ किया। पर वो बोली कि उस लड़की ने मेरे बेटे ली जुआन की जान बचाई, इसलिए हम उसे सजा नहीं दे सकते वरना तो बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। ये बातें अभी चल ही रही थी कि वहाँ एक मेड ने आकर रिपोर्ट किया कि मुगजी सिटी के कुछ लोग पकड़े गए हैं और वो लड़की जिसने लॉर्ड की जान बचाई थी, लॉर्ड ने उसको भी शेनहोंग डिपार्टमेंट में भिजवा दिया। अब ये बात तो क्वीन को कुछ अजीब लगी, पर किंग यान को वहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन में किंग यान उसे गुलामों वाले कपड़े पहना हुआ देखकर कहती है कि अब आया ना उन पहाड़ के नीचे, अब देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। लॉर्ड ली जुआन सिर्फ मेरा है और किसी का भी नहीं हो सकता। जबकि जुनियन सोचती है कि मेरे वो भाई लोग कहाँ हैं, उस रात के बाद तो कभी नजर ही नहीं आए। दूसरी तरफ यहाँ मुगजी सिटी के लोग जो के पकड़े गए थे उसमें क्यों भी शामिल है और जुनियन ने भी उसको देख लिया, साथ ही क्यों की भी उस पर नजर पड़ी और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि दो लड़के ली जुआन के बारे में बातें कर रहे थे कि कुछ दिनों पहले तो वो मारा जाता लेकिन किसी अच्छे बंदे ने आकर उसको बचा लिया। उन दोनों की ये बातें द वर्ड नंबर 1 किलर जॉन ने सुन ली और फिर उनको वहीं पर रोक देता है। इतनी आसानी से तो वो लोग अपना टोकन देने वाले नहीं थे, इसलिए उनको मारकर ही इसने टोकन लिया ताकि यू सिटी जाकर ये जुनियन को ढूंढकर उसे वहीं पर मार दे। नेक्स्ट सीन में किंग यान जुनियन को अपने सामने सर झुकाने के लिए कह रही थी क्योंकि वो इस डिपार्टमेंट की इंचार्ज है। पर अगर वो इंचार्ज है तो क्या जुनियन भी कुछ कम तो नहीं, वो भी इसका पूरा मुकाबला करती है। लेकिन इसके साथ निपटने के लिए किंग यान ने सिपाहियों की ड्यूटी लगा ली थी, इसलिए उसको भी इसकी बात माननी पड़ी। किंग यान को तो उसका गुस्सा बिल्कुल ही ली जुआन की तरह लगता है और क्यों न होता, आखिर वो भी एक सिटी का राजा है। इसके बाद मेड ने बताया कि लॉर्ड यी जुआन ने पैगाम भिजवाया है कि सनमाई सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उनको सर्व करेगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो जुनियन को सताना चाहता है ताकि उसकी की हुई गुस्ताखी का बदला ले सके। उससे अपने रूम की सफाई कराता, फिर गंदा भी खुद ही कर देता ताकि उसको दोबारा से सफाई करनी पड़े। उसका टॉर्चर एक साइड, दूसरी तरफ किंग यान भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, पता नहीं उससे किस जन्म का बदला ले रही थी। वैसे तो वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए अकेली ही काफी है, पर अगर ये सिपाही बीच में ना आते तो। खैर, उसे दिन ब दिन का ये टॉर्चर झेलना पड़ा। जहाँ ली जुआन उसे अपने बदले ले रहा था वहाँ उसकी हरकतें भी उसे काफी क्यूट लगती है। किंग यान ने जुनियन को सताने के लिए वॉशरूम में पटाखे फेंके थे, पर वो तो उसके ही फेस पर फूट पड़े और जुनियन तो वॉशरूम में थी ही नहीं, वो भी इन दोनों को इस तरह देखकर इन पर हंसने लगी। ये सिलसिला तो चलता रहा और ली जुआन उसको सजा देने के साथ साथ खुद भी उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था, पर उसे फील तक नहीं हुआ क्योंकि वो लड़कियों को अपने पास तक आने नहीं देता था और अब जुनियन के उसके पास होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में जुनियन काफी ज्यादा थक चुकी थी और किंग यान ने उसका रास्ता रोक लिया, जिस पर वो कहने लगी कि मिस किंग यान, मुझे तो खुद नहीं पता कि तुम मुझसे किस जन्म के बदले ले रही हो, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? जिस पर किंग यान बोली कि तुम्हें तो सिर्फ देखकर ही मेरा खून खौलता है, मुझे सच सच बताओ कि तुमने लॉर्ड यी जुआन पर कौन सा जादू चलाया जो वो हमें तो अपने पास आने तक नहीं देते और तुम्हारे होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जुनियन बोली कि मैंने कौन सा जादू चलाया? चलो तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। तुम्हें पता है कि लॉर्ड यी जुआन को नाइस और काइंड लड़कियाँ नहीं पसंद, बल्कि उसे गुस्से वाली लड़कियां पसंद है जो उससे सीधे मुंह बात भी ना करे। अगर तुम भी ऐसा करोगी ना तो तुम भी उसकी फेवरेट बन जाओगी। और तो और कल मैंने उसे मेन हॉल में ले जाकर इतना ज्यादा मारा और वो तो खुश हो रहा था। किंग यान को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या वाकई ही, पर वो बेवकूफ तो खुश हो रही थी कि फाइनली मुझे ली जुआन का टेस्ट पता चल गया। जुनियन ने भी उसको अच्छे से समझा दिया कि जितना तुम उसको टॉर्चर करोगी उतना ही वो तुम्हें पसंद करेगा। अगर यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। नेक्स्ट सीन
सीन में ली जुआन की चहेती सिस्टर यंसी को दिखाया गया, जिसे शरारतों के अलावा और कुछ भी नहीं सूझता। इस बार वो अपने भाई के बाथ पानी में टिकल पाउडर गिरा देती है उसकी बोरिंग लाइफ को मजेदार बनाने के लिए। मैड ने उसको समझाया भी कि कल तियानमू सिटी की प्रिंसेस किमिंग आने वाली है, ये ना हो कि लॉर्ड यी जुआन को कुछ हो जाए। लेकिन राजकुमारी बोली कि मुझे तियानमू सिटी के लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए मेरे सामने उसका जिक्र मत करो। क्या तुम उस लड़की को जानती हो जिसने मेरे भाई की जान बचाई? मैड उसे सनमई की तारीफें करके बता रही थी कि वहाँ ली जुआन आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों ही वहाँ चुप गई। ली जुआन बता रहा था कि किमिंग से शादी करने के बाद मुझे तियानमू सिटी की पावर भी मिल जाएगी और फिर मैं आराम से मुगजी सिटी पर हमला करके यी जुनेन को मार सकूंगा। लेकिन बड़ा मसला ये है कि किमिंग से शादी करने के बदले में उसे तियानमू सिटी को काफी सारा जहेज देना था और तो और अपनी सिटी का एक हिस्सा भी। इसीलिए ली जुआन चाहता है कि किसी भी तरह जहेज की रकम कम कर दी जाए, क्योंकि मैं अपनी सिटी का हिस्सा किसी को भी नहीं देना चाहता। नेक्स्ट सीन में तियानमू सिटी की प्रिंसेस किमिंग को दिखाया गया, जो कि काफी दूर से सफर करके यू सिटी आ रही थी। उसके साथ ही वहाँ का प्रिंस यिंग भी था, जिसके जिम्मे शादी की सारी जिम्मेदारियां लगा दी गई थी। इधर ली जुआन को पानी में इचिंग होने लगी थी और किनफाई को भी समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो कई बार पानी को खुद चेक किया। जबकि यहाँ यंजी को तो अपनी शरारत पर काफी मजा आ रहा था, वो इन दोनों की बातें सुनकर उन पर हंसती रही। तभी ली जुआन को पानी में से एक पेंडेंट मिला, जिसे देखकर फन ये कहने लगा कि शायद ये तो सनमई का है। फिर उसे बुलाने के लिए कहा और ली जुआन को भी याद आया कि हाँ, जिस दिन मैंने उसे टब में गिरा दिया था शायद उसी दिन उसका पेंडेंट यहाँ पर रह गया हो। इसके बाद कोई अजीब से कपड़े पहने हुए ली जुआन के पास आ रहा था और वो इसे देखे बगैर पूछने लगा कि ये पेंडेंट तुम्हारा है। पर जब इधर मुड़कर देखा तो ये सनमई नहीं बल्कि किंग यान थी, जो कि इसका दिल जीतने के लिए इसे टॉर्चर करने के लिए आई है। ली जुआन गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो बोली कि इतने टाइम बाद तो आपके टेस्ट का पता चला, इसलिए आपका दिल जीतने आई हूँ। वेल, यहाँ मार कुटाई का सीन शुरू हो जाता है, जिसे राजकुमारी यंसी अपनी आंखों से देखती रही पर उसे देखा भी नहीं जा रहा। और जब हमें इन दोनों का सीन दिखाया गया तो मार ली जुआन को नहीं बल्कि किंग यान को पड़ी थी। ली जुआन बोला तो तुम्हें ये सारा कुछ जुनेन ने बताया कि मुझे रफ और लड़ाकू औरतें पसंद है। एंड टाइम पर यहाँ जुनेन भी पहुँच आई, जो पहले तो इसे देखकर शॉक्ड हो गई, लेकिन बाद में इसे बेस्ट ऑफ लक कहा। ली जुआन ने किंग यान को वहाँ से भिजवा दिया और फिर जुनेन से पूछने लगा कि तुम ये सब कुछ करके मुझसे बदला लेना चाहती हो या फिर किंग यान से, जिस पर वो बोली कि ये कैसा बेवकूफों वाला सवाल है, जाहिर सी बात है ना कि मैं दोनों से बदला लेना चाहती हूँ, एक तीर से दो शिकार। पर तभी उसे रियलाइज हुआ कि शायद मैंने फिर से कुछ ज्यादा कह दिया और इनोसेंट बनने की एक्टिंग करने लगी कि तुमने भी मुझे रिवार्ड देने के बजाय उसके हवाले कर दिया, तुम्हें क्या पता कि वो मुझे कितना ज्यादा सताती है। ली जुआन बोला कि मेरी तरफ ऐसी मासूम सी शक्ल बनाकर मत देखो, क्योंकि ये मुझ पर काम नहीं करने वाला। फिर उसकी तरफ बढ़ता ही चला गया, कहने लगा कि अगर अभी भी तुम्हारे दिल को ठंडक नहीं मिली तो मुझसे अपना बदला ले सकती हो। उसने तो सिर्फ बात ही की, पर उसे क्या पता था कि ये बेवकूफ लड़की तो उस पर लगे हाथों पड़ ही जाएगी। उसे इतना मारा कि बेचारे की हालत खराब हो गई और इधर राजकुमारी यंसी अपने भाई को पिटते हुए देख रही थी। उसे छुड़ाने के बजाय तो उसको सनमई ही काफी अच्छी लगी, जबकि ली जुआन ने उसको जेंगशी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया ताकि उसे और मुश्किल काम करना पड़े और उसकी अकल ठिकाने लग जाए। जेंगशी डिपार्टमेंट में वुड स्क्रैप का काम किया जाता है, जहां उसके नकली भाई और डैड भी पहले से ही मौजूद है। मैड जुनेन को यहाँ पर लाकर उसके नकली डैड ग्वान को बताती है कि तुम्हारे पास एक नई लड़की आ गई है, इसको भी यहाँ वुड स्क्रैप का काम सिखा दो। जबकि वो दोनों तो पकड़े जाने के डर से मुंह नीचे करके बात कर रहे थे और फिर मौका मिलते ही दोनों अंदर भाग गए। नेक्स्ट सीन में ली जुआन पानी के बारे में बात कर रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर थी कि वहाँ यंजी भी पहुँच आई। कहने लगी कि भाई, बात चैम्बर में जो कुछ भी हुआ मैंने वो सब कुछ ही देख लिया। आपको नहीं लगता कि सनमई कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है? आपको उसे भी अपने टीम में शामिल कर लेना चाहिए, इस तरह हम मुगजी सिटी पर अटैक करके यी जुनेन को भी मार सकेंगे। ली जुआन उसकी बचकानी बातों को इग्नोर करके आगे जाने लगा कि तभी यंजी के पैर में मोच आई। ये देखकर तो वो फौरन से वापस आ गया, कहने लगा तुम्हें जरा भी सुकून नहीं आता, चलो अब मैं तुम्हें उठाकर लेकर जाता हूँ। यंजी भी खुशी खुशी उसके पीठ पर चढ़ गई, कहने लगी मैं जानती थी कि मेरा भाई मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे के साथ हंसी खुशी टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिसे पता चलता है कि दोनों ही कितने ज्यादा एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। इधर ये दोनों अपने मुंह पर कालक लगाते हैं कि जुनेन उसको पहचान ना पाए, पर जुनेन अंदर आते ही पहली नजर में इनको देखकर पहचान गई, जिस पर वो दोनों तो ऐसे रिएक्ट करने लगे कि पता नहीं तुम किस भाई और डैड के बारे में बात कर रही हो, हम तो तुम्हें जानते तक नहीं। लेकिन इनका गेम ओवर तो तब हुआ जब इनका तीसरा
दूसरा साथी यहाँ पर आ जाता है और तीनों ही रंगे हाथों पकड़े गए। नेक्स्ट सीन में लिमिंग सोच रहा था कि शायद सनमई ही वो लड़की है जो मेरी जहेज की रकम कम करवा सके और मेरी तियारमो सिटी की प्रिंसेस कीमिंग से शादी भी हो जाए। वैसे उसे शादी की तो कोई जल्दी नहीं, लेकिन मुक्सी सिटी पर अटैक करके जल्द से जल्द ये जुनैन को मारना चाहता है। इधर जुनैन इनसे कह रही थी कि मुझे तो लगा था कि तुम तीनों गार्ड हो, पर छी तुम लोग भी इस निचले डिपार्टमेंट पे काम करते हो। वैसे तो उसको इस बात का भी शक हो गया था कि इन तीनों ने मुझसे जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ झूठ था, पर वो तीनों मिलकर इसे फिर से इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे कि हमने तुमसे छोटा सा झूठ बोला, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ ही झूठ था। अगर तुमने ली जुआन को नहीं मारा तो फिर हम अपने खानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम ही बता दो कि तुम्हें यकीन दिलाने के लिए हमें क्या करना होगा। जिस पर जुनैन बोली कि मुझे पुरानी मेमोरी याद दिलाओ। इसके बाद नाइट का सीन दिखाया गया जहाँ ये सभी सो रहे थे, पर जुनैन की खराटों से कोई भी सो नहीं पा रहा था और तीनों ही उठकर इसके पास आ गए। गुआन ने उसको अपने मुंह के स्मेल से ही बेहोश कर दिया, जो कि शायद इतनी ज्यादा बुरी थी कि कोई भी आम इंसान आराम से बेहोश हो सकता। फिर उसके कान में आराम आराम से बातें डालने लगा कि हम सभी एक फैमिली है जो कि बहुत अमीर हुआ करते थे। तुम्हारे भाइयों के साथ साथ मैंने तुम्हें भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। ये बेवकूफ तो नहीं सीख सके, पर तुम्हें इन सब पर बारी हो गई। जो गुआन इसे बता रहा था वो सब कुछ ही इसे सपने में नजर आता गया। इसके बाद सुबह होते ही वो फौरन से उठ खड़ी हुई, कहने लगी कि मुझे सब कुछ याद आ गया। इस पर उनको तो लगा कि शायद इसकी अपनी मेमोरी वापस आ गई, पर जुनैन कहने लगी कि मैं जान गई हूँ, हम सब एक फैमिली है। अब उनके जान में भी जान आई और सभी मिलकर ली जुआन को मारने की प्लानिंग करते हैं। और आखिरकार ये तय हो पाया कि ली जुआन प्रिंसेस कीमिंग से शादी करने वाला है, जिसकी खुशी में वो दावत जरूर रखवाएगा। इसी मौके का फायदा उठाकर हम उसके ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे मार देंगे। नेक्स्ट सीन में मिस केओंग को दिखाया गया जिसे मेहनत मजदूरी का काम करना पड़ रहा था, और हम देखते हैं कि वहाँ का इंचार्ज इसे बदतमीजी करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वो किलर जॉन यू सिटी पहुँच जाया ये जुआन को मारने के लिए, और तो और जंक्शन डिपार्टमेंट में आकर उसे ढूंढने लगा, जहाँ उसे जुनैन मिल भी जाती है, पर वो सोचने लगा कि ये लड़की कैसे बन गई। खैर वो लड़की हो या लड़का, पर जुनैन तो है ही, इसलिए उसको मारने लगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जॉन जुनैन को मारने ही वाला था, पर उसका वार गलत चल गया, जिसकी वजह से गुआन भी उठाया। जॉन को देखकर काफी ज्यादा डर गया और शोर मचाने लगा, जिसकी वजह से बाकी सब भी उठ गए। जॉन उसे देखकर पूछने लगा, ये जुनैन तुम लड़की हो? जबकि इसे तो कुछ समझ नहीं आती कि ये कह क्या रहा है। कहने लगी, खबरदार अगर तुम मेरी तरफ बढ़े तो मेरे पिताजी और भाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जुनैन की ये बात सुनकर तो वो भी बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि हाँ तुम हमें जानते नहीं हो, हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। पर जब जॉन ने उनको तलवार दिखाई तो खुद ही सनमई को उसके हवाले करने पर तुल गए कि इसे अपने साथ ले जाओ, बस हमें बख्श दो। खैर जुनैन कहने लगी कि अगर तुमने हम में से किसी को भी नुकसान पहुँचाया तो हम शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लेंगे और तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगे। जॉन को ये बात जानने के बाद कि ये जुनैन नहीं बल्कि कोई और लड़की है जो कि उसकी तरह दिखती है, फिलहाल तो अपनी जान बचाना ही बेहतर लगा। नेक्स्ट सीन में ली जुआन और फनी को दिखाया गया जो कि इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या जहेज की रकम कम करवाने में सनमई हमारी हेल्प कर पाएगी। तभी इनके सामने जॉन आ जाता है, जो इनके सामने तो ऐसे दिखा रहा था जैसे मैं इसी हवेली का सिपाही हूँ, जबकि ये दोनों तो उसे देखते ही समझ गए कि ये यहाँ का नहीं है और फौरन से सिपाहियों को बुला लिया इस पर अटैक करने के लिए। जिस तरह जॉन इन सब का मुकाबला कर रहा था, ऐसा लगता है कि वो वाकई ही वर्ल्ड नंबर 1 किलर है, लेकिन फिलहाल वो जख्मी था, इसलिए उनके चुंगल से निकल गया और इत्तेफाक से प्रिंसेस यंसी के रूम में पहुंच गया। वो तो मजे से लेटी अपने गाने गुनगुना रही थी और पता तक नहीं कि उसके रूम में कौन सी आफत आ गई है। फिर उसे देखने के बाद रूम से बाहर भागने की कोशिश करती है, पर जॉन ने उसे पकड़ लिया, बताया कि अगर तुमने शोर मचाया तो तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। जब ली जुआन ने उसे पूछा कि तुम्हारे कमरे में कोई चोर तो नहीं घुसा, तो इस पर वो बोली कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं सो रही हूँ, आप सब जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। उनके जाने के बाद जॉन की हेल्प करने लगी, बताया कि मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगी, मैं प्रिंसेस हूँ ना, और प्रिंसेस झूठ नहीं बोलती। वैसे जितना मासूम सा उसने चेहरा बनाया हुआ था, ऐसा लगता है कि वो झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही, लेकिन पानी देने के बहाने उसे सर पर मार देती है और शोर मचाकर सबको वहाँ बुला लिया। ली जुआन को चोर पकड़ने से कहीं ज्यादा यंसी की फिक्र हो रही थी कि उसने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना, अपना हाथ दिखाओ, सब कुछ ठीक तो है ना। वो बोली हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इनके जाने तक जॉन वहाँ से भाग चुका था। नेक्स्ट सीन में ली जुआन ने फनी से कहा कि सनमई को यहाँ पर बुला कर ले आओ ताकि मैं उसको सारा कुछ पहले से ही
समझा दूं। दूसरी तरफ हमें उसके नकली भाई तियान को वॉशरूम में दिखाया जाता है, जहाँ सारे के सारे टिश्यूज पर चिली लगा हुआ था और ये किसी और का नहीं बल्कि मिस किंगयान का कारनामा है जो उसने सनमई को सताने के लिए किया था। खैर फिलहाल तो आसपास भी कोई नहीं जो इसे बाहर से टिश्यू लाकर दे सके। एक पल के लिए तो इसे ख्याल आया कि अपने हाथ का ही यूज कर लूं, लेकिन फिर जमीर ने गवारा नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि मिस क्यून जिसने इसकी आवाजें सुन ली थी उसे टिश्यू पकड़ाती है और तियान भी उसे देखकर हैरान हुआ कि ये पहले तो कभी नजर नहीं आई। दूसरी तरफ सनमई उसकी बात सुनने के बाद कह रही थी कि क्या तुम उसे अपनी सिटी का एक हिस्सा देने वाले हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? सल्तनत किसी भी राजा के पास उसके पुरखों की अमानत होती है जो तुम्हें इतनी आसानी से किसी को नहीं देनी चाहिए। ली जुआन बोला कि क्या तुम यही बात तियानमू सिटी के प्रिंस के सामने कर सकती हो? जैसा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सिटी है और उनके सामने लोगों की बात करते हुए टांगे कांपती है। एक दफा दोबारा सोच लो, क्या तुम ये सब कुछ कर पाओगी? लेकिन जुनन बोली के सामने वाला जितना मर्जी ताकतवर हो, लेकिन उसके सामने कभी भी खुद को कमजोर मत समझो, वरना तो फ्यूचर में भी वो तुम्हें अपनी जूती के बराबर समझेगा। और उसकी ये अकलमंदाना बातें ली जुआन को तो काफी ज्यादा अच्छी लगी। उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगा कि तुम वाकई ही कोई आम लड़की नहीं हो सकती हो। ये काम करने के बाद तुम्हें जो भी रिवार्ड चाहिए हुआ मैं देने के लिए तैयार हूँ। वेल बातें करते करते वो जुनन के काफी ज्यादा करीब चला गया था, जिस पर वो इसके पाँव पर जोर से मार देती है इसे होश में लाने के लिए। वही फनिये ने आकर बताया कि तियानमू सिटी के प्रिंस और प्रिंसेस दोनों ही पैलेस में इंटर हो चुके हैं। ये बोला कि सनमई को ले जाकर अच्छे से ड्रेस अप कर दो क्योंकि ये भी उनसे मिलने के लिए हमारे साथ जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें मिस क्यों को दिखाया गया जिससे वही इंचार्ज दोबारा परेशान कर रहा था, उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है। ये सब कुछ होता हुआ तियान ने देख लिया, फिर उसने फौरन से आकर इसे बकेट से मारकर बेहोश कर दिया। क्यों को अपना हाथ पकड़कर यहाँ से जाने के लिए कहा, बताया कि तुम परेशान नहीं हो, मैं बैड बॉय नहीं हूँ, मैं वही लड़का हूँ जिसे सुबह तुमने टिश्यू पकड़ाया था। ये देखो बस तुम्हें तुम्हारा बदला लौटाना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि सनमई को भी काफी अच्छे से तैयार कर दिया था और वो भी ली जुआन के साथ खड़ी थी उन लोगों के इस्तकबाल के लिए। गुआन और लूसी भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि कहीं हमसे चुपके ये ली जुआन के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ गई। यहाँ यंजी भी आकर सनमई को अपना इंट्रोडक्शन करवाती है, बताया कि तुम्हारा एक्शन सीन तो मैंने उस दिन बात चैम्बर में देख ही लिया था। ली जुआन तो काफी एम्बैरेस नजरों से उसे देख रहा था और आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने के लिए कहता है। इसके बाद वो लोग पैलेस में इंटर हो गए, जिसके लिए ली जुआन आगे बढ़ने लगा पर जुनन ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। बताया कि तुम यहाँ के राजा हो, तुम्हें उसके सामने नहीं बल्कि उनको अपने सामने झुकाना है और वैसे भी तुम इस वक्त पूरी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ली जुआन भी वैसे ही करता गया जैसे वो उसे करने के लिए कहती है। इसके बाद जब वो लोग अपने घोड़ों पर चढ़कर काफी अंदर तक आ रहे थे तो जुनन बोली कि इनको कह दो कि उतरकर पैदल चले, क्योंकि अगर आज तुमने इनको बढ़ावा दे दिया तो कल इनको जरा भी झिझक महसूस नहीं होगी तुम्हारे लोगों को मारते हुए। यंजी को तो आज उसकी ये अकलमंदी वाली बातें सुनकर और ज्यादा अमेजिंग लगी और ली जुआन ने फनिये को बिल्कुल वैसा ही करने के लिए कहा जैसा कि जुनन ने बोला। इस पर तियानमू सिटी का प्रिंस यियंग कहने लगा कि तुम जानते भी हो हम कौन है, तुम हमें इस तरह कह रहे हो? मैं तियानमू सिटी का प्रिंस यियंग हूँ, क्या ये वो मेहमान नवाजी है जो तुम लोग हमें दोगे? इस पर जुनन कहने लगी कि बाकी सब कुछ अपनी जगह, लेकिन सिटी के रूल्स को आपको हर हाल में फॉलो करना होगा। ली जुआन भी बोल पड़ा कि सनमई मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, इसलिए जो वो कह रही है ऐसा समझो जैसे मैंने कहा। अगर तुम लोग मेरी सिटी के रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते तो मेहरबानी करके यहाँ से वापस चले जाओ। ये सुनने के बाद तो यियंग कहने लगा कि इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम शादी नहीं करना चाहते, चलो ठीक है हम वापस चले जाएंगे। इधर किंगयान सनमई को बातें सुनाने लगी कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता भी है कि अगर ये शादी ना हुई तो लॉर्ड यी जुआन मुगजी सिटी पर हमला नहीं कर सकेंगे। जबकि वो बोली तुम फिक्र नहीं करो, फिलहाल जो हमारी हालत है मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उनकी भी यही हालत होगी, क्योंकि वो लोग इतना मीलों यहाँ तक चल कर आए हैं और ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस शादी के पीछे उन लोगों को कोई मकसद ना हो। दूसरी तरफ प्रिंसेस किमिंग यियंग से कह रही थी कि तुमने इतनी आसानी से वापस जाने के लिए कह दिया, इस तरह तो हमारा सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। पर वो बोला कि आप फिक्र नहीं करो, ये लोग जरूर हमें रोक लेंगे और इनके सामने झुकना अच्छा नहीं होगा। वो लोग काफी हद तक महल के दरवाजे तक पहुंच चुके थे और इधर ली जुआन को भी काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। इस पर जुनन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रिलैक्स किया। अब जब ये लोग अपनी बात पर इतना ज्यादा डट गए थे तो किमिंग ने उन सबको रोक लिया, बताया कि हम खाली हाथ यहाँ से वापस नहीं जा सकते। सभी अपने घोड़ों से उतर जाते हैं और ग्रीटिंग्स करने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगे। किमिंग को देखकर प्रिंसेस यंजी बोली कि ये मुझसे ज्यादा प्यारी तो नहीं, जबकि लूसी का तो उस पर दिल ही आ गया था। फिर ली जुआन के पास आने के बाद किमिंग उसको ग्रीटिंग करने के लिए झुक जाती है, जिसे देखकर यियंग को भी उसके सामने झुकना पड़ा। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि ली जुआन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सनमई इतनी ज्यादा ब्रेव लड़की होगी।
होगी। खुद से तो उसकी काफी ज्यादा तारीफें कर रहा था, पर जैसे ही वो सामने आई तो ऐसे बिहेव करने लगा जैसे हाँ बस ठीक ही था। कहने लगा जो रिवार्ड चाहिए मुझे बता दो, जबकि जुनन की नजर वहाँ पड़ी हुई चाबी पर पड़ी। फिर उसके करीब ही बढ़ती चली गई, जिस पर ली जुआन तो कुछ और ही समझने लगा, पर असल में वो चाबी लेना चाहती है। यहाँ ये दोनों काफी ज्यादा करीब आ गए थे और सेम टाइम पर किमिंग भी पहुंच आई, जो दोनों को इतना करीब देख लेती है। खैर वो इस बात को इग्नोर करके फौरन से ली जुआन को हक कर देती है, बताया कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। जबकि वो बेचारा तो शर्मा रहा था, इसको खुद से दूर करते हुए कहने लगा कि हाँ मैंने भी तुम्हें मिस किया, काफी बड़ी हो गई हो। वेल इन दोनों की ये चिकनी चुपड़ी बातें स्टार्ट हो गई और जुनन तो दोनों के फेस पर ही देखती रही। इनकी बातें सुनते हुए काफी हंसी आ रही थी और आखिरकार तो दोनों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगी। किमिंग उसे रोक कर कहने लगी कि तुमने आज अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई और मुझे तुम पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है। पर दिल ही दिल में वो ये बात अच्छे से जान गई थी कि ये लड़की हमारी सोच से कहीं ज्यादा चालाक है। नेक्स्ट सीन में किंगयान को दिखाया गया, जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो सनमई एक बार फिर से ली जुआन की नजरों में अच्छी बन गई और मैं बुरी। ऊपर से जिस तरह अकड़ अकड़ के वो इसके सामने से गुजर रही थी, ये देखकर तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसके पीछे पीछे चलने लगी उसको टॉर्चर करने के लिए, जबकि जुनन यहाँ अपने ग्रुप के पास पहुँच आई। बताया कि ली जुआन को मेरी हेल्प चाहिए थी, इसलिए मैंने उसकी हेल्प कर दी ताकि मैं उसके और ज्यादा करीब हो जाऊँ और उसको मारने में हमारे लिए आसानी हो। तो आज शाम को जो मेहमानों के लिए दावत होगी उसी में ही हम ली जुआन को जहर पिलाकर मार देंगे। उन दोनों की ये बातें बाहर किंगयान ने सुन ली और यकीनन वो भी कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेगी। खैर इनका मजीद प्लान ये था कि आज रात को हम सभी यहाँ से निकल भी जाएंगे, जिस पर त्यान बोला कि हमारे साथ एक लड़की और भी जाएगी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस क्यों थी, जो कि यहाँ जुनन को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि जब मिस क्यों ने जुनन को देखा तो कहने लगी ये जुनन तुम यहाँ, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। जबकि जुनन तो उससे भी ज्यादा शॉक्ड हो गई कि पता नहीं ये लड़की कौन है और मुझे जुनन कहकर क्यों बुला रही है, जबकि मेरा नाम तो सनमई है। खैर वो इसे क्लियर कर देती है कि मेरा नाम सनमई है और ये मेरे पिता और मेरे भाई लोग हैं, अगर यकीन नहीं आता तो इनसे ही पूछ लो। जबकि वो लोग तो आपस में ही लड़ रहे थे कि ये लड़की कौन है और क्यों जाएगी हमारे साथ, हम तो इसे अपने साथ नहीं लेकर जाने वाले। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो लूसी को होती है और काफी बहस होने के बाद सनमई ने इन सबको क्लियर कर दिया कि ये लड़की जो कोई भी है ये हमारे साथ ही जाएगी। इसके बाद त्यान उन दोनों को बाहर ले आता है। बताया कि दो लोगों ने सनमई को ये जुनैन कहा, इसके पीछे कोई न कोई वजह तो जरूर होगी। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये जुनैन तो मुगजी सिटी का लॉर्ड है, जिस पर वो दोनों कहने लगे कि तुम पागल हो गए हो, मुगजी सिटी का राजा तो एक लड़का है जबकि सनमई एक लड़की। अब फजूल की बातें सोचना बंद करो और ली जुआन को कैसे मारना है इस बारे में सोचो। नेक्स्ट सीन में हमें प्रिंस येंग को दिखाया गया, जो कि किमिंग से इस बात को डिस्कस कर रहा था कि ली जुआन ने शादी के लिए जो जो शर्तें रखी थी अब उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। जबकि प्रिंसेस किमिंग को लगता है कि सनमई बहुत चालू लड़की है, वो ये सारी शर्तें पूरी होने नहीं देंगी। इधर ये तीनों सनमई को जमीनी रास्ता दिखाते हैं जो कि उन्होंने 5 साल के अंदर खोदा है, ताकि वो लोग ली जुआन को मारने के बाद यहाँ से निकल सके। अभी ये लोग इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि ली जुआन को मारने के बाद ये लोग इस सीक्रेट रास्ते से निकल जाएंगे कि वहाँ ली जुआन फनिये के साथ दरवाजे पर पहुँच आया। दरवाजे की दस्तक सुनते ही ये सब वहाँ से भागने लगे ताकि वो लोग ये सीक्रेट रास्ता ना देख पाए। सनमई ने इनको धक्का देकर अंदर रहने के लिए कहा क्योंकि ली जुआन फनिये के साथ अंदर आ चुका था। इसे बताता है कि आज शाम की दावत पर तुम जरूर आओगी ताकि हमारा मकसद पूरा हो सके, और हाँ जरा अच्छे से बिहेव करना। लेकिन उसके चेहरे की जो हवाइयाँ उड़ी हुई थी इसकी वजह जानने के लिए वो पीछे अलमारी के पास जाकर चेक करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा खोल पाता सनमई ने उसका ध्यान बटाने के लिए उसे किस कर दिया। बहाना भी क्या मजे का लगाया कि तुम इतने हैंडसम हो, इतने अट्रैक्टिव, मैं खुद को नहीं रोक सकी तुम्हें किस करने से। ली जुआन काफी गुस्से में यहाँ से चला जाता है और सनमई को भी लगा कि शायद कुछ ज्यादा हो गया। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस यंजी को दिखाया गया। जैसे ही वो अपने रूम में इंटर होती है वहाँ जॉन पहले से ही खड़ा था। कहने लगा तो आज हमारी मुलाकात दोबारा हुई, और वो तो पिछले बार की तरह नाटक करते हुए कहने लगी तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढा, मैं सच बोल रही हूँ, मैं प्रिंसेस हूँ ना, और प्रिंसेस झूठ नहीं बोलती। इस बार तो जॉन भी उसका यकीन नहीं करने वाला। बताया कि तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ, शाम को मैं यहाँ वापस आऊंगा, तब तक तुम मेरे जख्म के लिए दवा तैयार रखना। उधर ली जुआन तो बावला ही हो गया है। उसे तो लगा कि शायद सनमई सच में ही उससे प्यार करने लगी, पर वो तो सिर्फ अपने आप को बचाना चाह रही थी। नेक्स्ट सीन हमें शाम की दावत का दिखाया गया, जहाँ सनमई भी बाकी लड़कियों की तरह नखरे
नखरे वाली एक्टिंग करती है, क्योंकि ली जुआन ने ही तो उसे कहा था अच्छे से बिहेव करने का। खैर उसकी ये एक्टिंग देखकर तो ली जुआन को भी समझ नहीं आती कि आखिर ये लड़की करना क्या चाह रही है। मैंने इसको अच्छे से बिहेव करने का कहा था, ये एक्टिंग करने का तो नहीं। आफ्टर दैट जब ये यंग ने ली जुआन से पूछा कि तुम अपनी शादी के लिए जहेज वाला वादा कब पूरा करोगे, तो इस पर वो बोला कि इस बारे में सनमई ने जो भी कहा मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। और सनमई ने कहना क्या था वही सारी बातें रिपीट कर दी जो कि उसने ली जुआन से कही थी। इस पर यियंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया कि वो अपनी की हुई बात से पीछे कैसे हट सकता है, पर किमिंग ने उसे शांत किया, बताया कि इस बारे में बाद में भी बात की जा सकती है। इसके बाद बातों ही बातों में यियंग ने ली जुआन को चैलेंज कर दिया कि देखते हैं कौन कितना ज्यादा ड्रिंक कर सकता है। लेकिन इससे पहले उसका टाकरा सनमई से होने वाला था और तभी फनिये ने आकर उसके गर्दन पर तलवार रख दी। बताया कि लॉर्ड यी जुआन, ये लड़की तुम्हें ड्रिंक पे जहर देकर मारना चाहती है। किंगयान बोली कि अगर ये बात सच नहीं है तो ये ड्रिंक अभी के अभी तुम मुझे पी कर दिखाओ। सनमई को भी ये ड्रिंक पीने में काफी ज्यादा डर लग रहा था, पर इस वक्त सबकी नजरें सिर्फ उसी पर ही जमी हुई है, इसलिए उसे भी ये करना पड़ा। इससे सनमई की तबीयत खराब होने लगी, जो ली जुआन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सिर्फ तबीयत खराब होने की एक्टिंग कर रही थी। बताया कि मिस किंगयान, पता नहीं तुम मुझसे किस जन्म के बदले लेती रहती हो, अब मुझे माफ भी कर दो, बख्श दो मुझे। उसकी ये क्यूट सी हरकतें देखकर यियंग का भी उस पर दिल आ गया था और किंगयान की बातों का यकीन अब कौन करने वाला है। फिर उसे सनमई के कहने पर मेंढक बनने की सजा दे दी ताकि वो दोबारा से इस तरह के इल्जाम उस पर ना लगा सके। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस यंजी को दिखाया गया, जिसने जॉन के आते ही उसे बताया कि देखो मैंने तुम्हारे लिए दवा तैयार रखी है और तुम्हारी वजह से मैं दावत पर भी नहीं जा सकी। बातों ही बातों में एक बार फिर से उसका भरोसा जीत लेती है। बताया कि मैं अपने हाथों से ही तुम्हारे जख्म पर दवा लगा दूंगी। जबकि इस बार भी उसने जॉन को धोखा देकर उसके लिए गलत दवा तैयार की और उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। बताया कि और लो प्रिंसेस यंसी से पंगा, तुमने मुझे समझ क्या लिया था। इधर ली जुआन और यियंग का कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था, जिससे हमें पता चलता है कि बेचारा ली जुआन तो किसी भी हाल में ये कंपटीशन नहीं जीत सकता। ये राउंड तो यियंग जीत गया, लेकिन इसके बाद उसका टाकरा होता है सनमई से, और सनमई से जीतना इतना भी आसान नहीं था। जहाँ उसकी ड्रिंक करते करते बस हो गई थी, वहीं से ही तो सनमई का खेल अभी शुरू हुआ था, पर इससे पहले ही वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। इस पर सनमई उसका कॉलर पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी, क्योंकि यियंग ने ही इस बात की शर्त रखी थी कि अगर मैं जीता तो तुम मेरी और अगर तुम जीती तो मैं तुम्हारा। इधर बाहर लाने के बाद उसे बता रही थी कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मुझे ड्रिंक के लिए चैलेंज किया, तुम्हें तो मैं गली में लटका कर जिंदा मारूंगी। खैर बातें करते करते वो भी यहाँ पर टून हो जाती है और इधर ली जुआन ने भी उन दोनों को इस तरह से देख लिया जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इवन के यियंग को थप्पड़ भी मार देता है और सनमई को भी समझा दिया कि खबरदार आइंदा तुम मुझे इसके आसपास भी नजर आई तो। आफ्टर दैट उसे उठाकर लेकर जाने लगा, जहां सनमई तो स्टिल यही कह रही थी कि यियंग तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ली जुआन को बुले करने की, जबकि ली जुआन उसे कह रहा था कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें इतना ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो। वही फनी आकर इसे इस लड़की को नीचे उतारने के लिए कहता है, बताया कि अगर किसी ने देख लिया तो अच्छी बात नहीं होगी, आखिर तुम यहाँ के लॉर्ड हो। जबकि ली जुआन तो उसे नहीं उतारना चाह रहा था। इसी दौरान सनमई को चोट लग गई और वो होश में भी आ जाती है। जब उसने पूछा कि मुझे सर पर चोट किसकी वजह से लगी, तो ये दोनों ही एक दूसरे को इल्जाम देने लगे। लेकिन आखिरकार तो वो ली जुआन को गुस्से की नजरों से घूरने लगी और उसके पैर पर जोर से मारकर वहाँ से भाग गई। फनी तो उसको गद्दार कह रहा था, लेकिन ली जुआन ने तो इसको ही गद्दार कह दिया। बताया कि खबरदार अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो। वेल अब तो वो और भी ज्यादा जुनन के बारे में ही सोचने लगा, क्योंकि दिन ब दिन उसका प्यार और ही बढ़ता जा रहा है। और स्पेशली ये बात तो उसे भूलती ही नहीं कि यियंग का मुझे बुले करना सनमई को अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ हमें जुनन को दिखाया गया, जो कि इन सब के पास वापस आती है और त्यान बोला कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ। फ्लैशबैक से हमें दिखाया गया कि ली जुआन को मारने की जो प्लानिंग की गई थी वो सिर्फ किंगयान को धोखा देने का एक ढोंग था। असल प्लान तो ये था कि उस टाइम पर किंगयान सभी सिपाहियों को वहाँ पर ले आएगी और लूसी आराम से ली जुआन के कमरे में जाकर अलमारी में छुप जाएगा और फिर रात में ली जुआन को खत्म करने के बाद वो भी हमारे पीछे चला आएगा। जाते जाते जुनन दिल ही दिल में कहने लगी कि ली जुआन मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो सिर्फ तुम्हारी बुरी किस्मत की वजह से होगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि लूसी रात को चुपके छुपाते हुए ली सुआन पर हमला करने वाला था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि जब भी वो इसे मारने वाला होता है ऐसा कुछ न कुछ तो जरूर हो जाता, जिसकी वजह से वो इसे ना मार पाता। दूसरी तरफ ये चारों जमीनी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बस आखिरी जगह बची थी जिसे डिग करके इन्होंने यहाँ से निकल जाना था। ये प्रोसीजर भी उन्होंने अच्छे से स्टार्ट कर दिया तो इधर ली सुआन बात लेने के लिए आ गया था, बल्कि यूँ कहते हैं कि उसकी किस्मत ही उसे ले आई। खैर वहाँ डिगिंग करते हुए ऊपर से पानी आने लगा, जिस पर ग्वान बोला कि ये जन्नत का पानी है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो भी इस पानी से नहा ले वो खूबसूरत और जवान हो जाता है, और अगर ऐसी ही बात है तो फिर खूबसूरत और जवान कौन नहीं होना चाहता। सबने ही इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और किस्मत का करना कुछ यूँ हुआ कि जिसे ये लोग बाहर का रास्ता समझ रहे थे वो बाहर का रास्ता नहीं बल्कि ली सुआन का बाथ चैम्बर था। इधर ली सुआन को भी समझ नहीं आती कि सारा का सारा पानी कहाँ चला गया, और जब उसने वो सुराख देखा तो फौरन से फनी को भी बुला लिया। पहले तो ये सब एक दूसरे को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और सनमई ने हाथ के इशारे से इन सभी को वहाँ से भागने के लिए कहा। वो लोग सनमई की बात सुनकर वहाँ से भाग तो जाते हैं, लेकिन आगे उनको एक और मुसीबत ने घेर लिया, क्योंकि वो अपने रूम में नहीं बल्कि येयेंग के रूम में आ गए थे। ली सुआन जब सनमई से पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतना बड़ा रास्ता खोदने की, और वो भी मेरा बाथ चैम्बर। इस पर सनमई को बहाना लगाना पड़ा कि हाँ मुझे मानना ही पड़ेगा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, इसलिए तो इतना बड़ा रास्ता खोदकर तुम्हारे करीब आना चाहती थी। तुम्हें पता भी है तुम्हारी याद में मैं सारी रात रोती रहती थी, और तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि मैं तुम्हें मारने वाली थी। ली सुआन कहने लगा कि तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया, हर वक्त तो तुम मुझसे इतना रूड बिहेव करती हो। लेकिन सनमई बोली कि सारी औरतें ऐसी ही तो होती है, हर बात अपने मुँह से नहीं बोलती। क्या तुम्हें मेरा प्यार कभी नजर नहीं आया? शायद मुझे गलत लड़के से प्यार हो गया। जिस तरह रो रो कर वो इसे अपने प्यार का यकीन दिला रही थी, ये देखकर तो ली सुआन भी कुछ देर के लिए सोचने लगा। फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, साथ ही उसे किस करने लगा, उसे ये बताने के लिए कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। एंड टाइम पर यहाँ फनिये भी पहुँच आया, लेकिन बेचारे को शर्म के मारे वापस ही जाना पड़ा। इसके बाद हमें सीन दिखाया गया कि जुनन को भी अफसोस हो रहा था कि ये उसने क्या कर दिया, उसे अपने दुश्मन से प्यार नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ली सुआन को भी इसके प्यार का यकीन तो आ गया है, पर वो सोचता है कि इतना बड़ा रास्ता वो एक रात में अकेले तो नहीं बना सकती, जरूर इसमें कोई न कोई उसके साथ मिला होगा। इधर सनमई इनके पास आते साथ ही कहने लगी कि मैंने उसको चकमा दे तो दिया, पर मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बातों पर इतनी आसानी से यकीन करेगा। वो लोग इशारों ही इशारों में इसे बताते हैं कि अपना मुंह बंद कर लो, क्योंकि येयेंग यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वही येयेंग बोला तो तुम वाकई में ही ली सुआन को मारना चाहती हो, जिसे देखकर सनमई ने फिर से अच्छे होने की एक्टिंग स्टार्ट कर दी। उसकी ये एक्टिंग भी ओवर हो जाती है जब वहाँ पर लूसी आकर कहने लगा कि ये रास्ता बाथ चैम्बर तक कैसे पहुँचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम सभी मारे जाएंगे। अब इस बार येयेंग भी सुनने में तो गलती नहीं कर सकता, और सारी की सारी सच्चाई उसके सामने आ चुकी। इसके बाद येयेंग ने सनमई से एक डील की कि मैं तुम लोगों के इस सीक्रेट को छुपा कर रखूंगा, लेकिन तुम लोग तब तक ली सुआन को नहीं मार सकते जब तक उसकी शादी कीमिंग से ना हो जाए। इस पर वो इसके पीछे आते हुए कहने लगी कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ सिर्फ शादी करने के लिए आए हो। और येयेंग बोला कि कभी तुम्हें ली सुआन की फिक्र होती है तो कभी तुम उसे मारना चाहती हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? क्यों ना उसे मारने के बाद तुम मेरे साथ तियानमू सिटी चली जाओ, क्योंकि मैं तुम में इंटरेस्टेड होने लग गया हूँ। वेल अब देखा जाएगा कि सनमई ली सुआन का साथ देती है या फिर येयेंग का। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस यंजी को दिखाया गया, जिसने जॉन को बुरी तरह से झपट लिया था, और ऐसा लगता नहीं कि वो अब इसके चुंगल से अपने आप को बचा पाएगा। उसे इतना टॉर्चर किया कि बेचारे को सच ही बताना पड़ा कि ना तो मैं कोई चोर हूँ और ना ही मैं ली सुआन को यहाँ मारने आया था, बल्कि मैं तो यहाँ मुगजी सिटी के राजा जुनन को ढूंढने के लिए आया था, जो कि कहीं खो चुका है और मैं उसे मारना चाहता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया गया सनमई मदर क्वीन के पास आती है, उसे बताया कि मुझे इंसाफ चाहिए, कल रात लॉर्ड ली सुआन ने मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश की। फ्लैशबैक से हमें दिखाया गया कि ये सिर्फ उसकी एक चाल थी कि ली सुआन को अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। इधर जब ली सुआन को बुलाया गया तो मदर क्वीन उसे पूछती है कि तुम यहाँ के लॉर्ड हो तो क्या इसका ये मतलब है कि तुम जो भी चाहो वो करते फिरोगे? जिस पर वो बोला कि मैं आपकी दी हुई तरबियत कभी भी नहीं भूला हूँ। सनमई ने जो भी कहा वो ठीक कहा, लेकिन इसमें सारी की सारी गलती सिर्फ मेरी नहीं थी। अब इससे पहले के सनमई का सारा भांडा फूटता, वो भी कहने लगी कि हाँ लॉर्ड यीजुआन ठीक कह रहा है, मैं भी उसके लिए फीलिंग्स रखती हूँ।
लेकिन मैं वादा करती हूँ कि इन दोनों की शादी के बीच में मैं कभी भी नहीं आऊंगी। किमिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो फिर भी अपने आप पर कंट्रोल करती रही। मदर क्वीन ने ली जुआन को बताया कि तुमने क्या किया और क्यों किया, तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन सनमई को देनी होगी। अगले सीन में किमिंग अपना सारा का सारा गुस्सा अपनी मेड पर उतारती है कि उस सनमई की इतनी हिम्मत के वो ली जुआन के दिल तक पहुँच आई, जबकि यियांग उसे कह रहा था कि तुम यहाँ पर ली जुआन का दिल जीतने के लिए नहीं आई, बल्कि जिस मकसद के लिए आई हो उस पर फोकस करो और ली जुआन से शादी करने के बारे में सोचो। दूसरी तरफ ली जुआन सनमई को बातें सुना रहा था कि तुम इस तरह की लड़की निकलोगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ये पहले तुमने मेरा दिल जीता और फिर मदर क्वीन के पास जाकर अपना टाइटल मांगना चाहा। वो तो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है ये मेरे बारे में इस तरह सोच रहा है, इसे ये ख्याल नहीं आया कि मैं इसे मारना चाहती हूँ। इसके सामने तो ऐसे एक्टिंग करते हुए वहाँ से जाने लगी जैसे मुझे तुम्हारी सारी बातों से बहुत ज्यादा दुख हुआ, पर दिल ही दिल में कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो सिर्फ अपनी किस्मत को दो। उसके जाने के बाद ली जुआन को यहाँ पर पड़ी हुई चाबी मिलती है जो कि लूसी से यहाँ पर गिर गई थी। फिर जब उसने अलमारी ओपन की और वो स्वॉर्ड के निशान देखे तो उसे पता चल गया कि उस दिन जो किंग यान ने कहा था वो सच कहा था। सनमई पर मुझे कत्ल करने का इल्जाम लगना और वो चोर हमारे घर में घुसना कोई इत्तेफाक नहीं था, इसका मतलब कि वो दोनों मिले हुए हैं और मुझे मारना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में उसने सनमई को अपने पास बुला लिया था और उसके आते ही इसने उसकी तरफ नाइफ फेंका, बताया कि तुम मुझे मारना चाहती हो ना, मैं तुम्हें चांस देता हूँ, मुझे मार दो, यहाँ पर तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। जबकि सनमई तो एक्टिंग करते हुए रोने लगी कि तुमने मेरी तरफ नाइफ फेंका, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे मैं इतना प्यार करती हूँ वो ऐसा करेगा। ली जुआन ने उस पर चिल्लाते हुए ये एक्टिंग बंद करने के लिए कहा, बताया कि जो यहाँ पर करने आई हो वो करो और जाओ यहाँ से। सनमई ने तो और रोना शुरू कर दिया कि तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और इस बेचारे को तो फिर से उसकी बातों में आना पड़ा। बताया कि मैं तुम पर चिल्ला थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ। सनमई बोली कि तुम सच जानना चाहते हो ना कि मेरे साथ कौन मिला हुआ है, तो ठीक है मैं तुम्हें सच बताती हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया गया कि फनिये उन तीनों को लेने के लिए पहुँच आया जो यहाँ मजे मजे से बात ले रहे थे, लेकिन इसी हालत में ही फनिये उन तीनों को ली जुआन के सामने पेश कर देता है। ली जुआन भी ये बात जानकर हैरान हो गया कि ये तीनों तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं और इन्होंने ही तुम्हारी मदद की वो जमीनी रास्ता खोदने में। वो तीनों भी इसके सामने रो रहे थे कि सनमई हमारी इकलौती बेटी है, इसलिए उसने हमेशा जो भी चाहा हमने उसके लिए किया है। फनिये यहाँ पर ली जुआन के काफी सारे स्केचेस लेकर आया, जिस पर ग्वान बोला कि ये सारे के सारे स्केचेस तुम्हारी याद में सनमई ने खुद बनाए, पर हमें फ्लैशबैक से दिखाया गया कि ये भी सिर्फ सनमई की एक चाल थी ली जुआन को अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए, और ये सारे के सारे स्केचेस उसने नहीं बल्कि मिस क्यू ने बनाए। ग्वान ने मजीद बताया कि सनमई को तुम्हारी ट्रिप के बारे में भी हमने ही बताया था, पर उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि वहाँ तुम पर हमला हो जाएगा। मेरी तो ये एक लौती ही बेटी है, इसलिए मुझे इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना ही पड़ा, प्लीज हमें माफ कर दो, हमारे कोई भी गलत इरादे नहीं थे। अब जिस तरह से ये सभी उनके सामने रो रहे थे, ली जुआन को ना चाहते हुए भी उनकी बात का यकीन करना ही पड़ेगा। जबकि फनिये उनको चुप कराते हुए कहने लगा कि तुम लोगों को लॉर्ड यी जुआन पागल लगता है, इस तरह तो बहुत सी लड़कियां हैं जो उसके पीछे लगी रहती है, और तुम तो एक नॉर्मल सी लड़की हो, तुम तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती, तो फिर लॉर्ड यी जुआन को कहां से अच्छी लगोगी। वेल ये तो इसने कुछ ज्यादा ही कह दिया, जिस पर ली जुआन भी इसे घूर घूर कर देखने लगा और बताया कि अपनी बकवास बंद करो। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस यंसी अपने रूम में इंटर होती है और उसने देखा कि जॉन वहाँ से बाहर आ चुका है और ऐसा लगता है कि अब उसकी तो खैर नहीं, लेकिन है तो वो भी एक्टिंग की दुकान। एक्टिंग करते हुए कहने लगी कि मुझे अस्थमा है, प्लीज मुझे वहाँ से मेरी मेडिसिन पकड़ा दो, मेरी जान बचा लो। जॉन को ना चाहते हुए भी इसके लिए मेडिसिन लानी पड़ी, क्योंकि वो इसको इतनी आसानी से तो नहीं मारना चाहता। उसकी हेल्प करने के चक्कर में एक बार फिर से इसको अपनी मुंह की खानी पड़ी, पर मुझे नहीं लगता कि इसको अकल फिर भी आई होगी। प्रिंसेस यंजी बोली कि तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से मुझे घेर लोगे, तुम दुनिया के बेस्ट असैसिनेटर ही क्यों ना हो, लेकिन मुझ पर भारी नहीं हो सकते। तभी हम देखते हैं कि उस मेडिसिन की वजह से जॉन की आंखें चली गई थी और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब ये एक एक्टिंग है या फिर सच में, ये तो हम आगे ही जान पाएंगे। अगले सीन में ली जुआन वो स्केचेस देख रहा था और फनी से कहता है कि तुम्हें ये निशान नजर आ रहा है, ये पानी का निशान नहीं बल्कि सनमई के आंसुओं का निशान है। देखो उसने मुझे कितना याद किया होगा, जो कि आंसुओं का निशान तो नहीं बल्कि मिस क्यों का पसीना था, और इस उल्लू के पट्टे को कौन समझाए। दूसरी तरफ ग्वान की तबीयत ठीक नहीं थी और सनमई उनके साथ जागकर सारी रात उनका अच्छे से ख्याल रखती है, एक अच्छी बेटी की तरह। सुबह उठने पर जब ग्वान ने उसे अपने पास देखा तो उसे दिल से शुक्रिया अदा करता है और उसे वाकई ही सनमई अपनी बेटी
की तरह लगने लगी। वही लूसी ने आकर बताया कि लुजुआन ने हमें बहुत सारा पैसा दे दिया है, अब हम गरीब नहीं रहे बल्कि अमीर हो गए हैं। दूसरी तरफ किमिंग ने उन दोनों माँ बेटी को काफी सारे और महंगे महंगे गिफ्ट्स ऑफर कर दिए ताकि वो उनको अपने बिहाफ पर यूज कर सके। असल में वो सनमई को जान से मार देना चाहती थी, लेकिन अपने हाथों से नहीं बल्कि इनके हाथों से। और इनके सामने दिखा भी ऐसे ही रही थी जैसे मुझे सनमई के होने या फिर ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म